बताइए अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए सबसे पहले तो। हाँ जी, सर माय नेम इज मीनू एंड आई हैव completed my matriculation in 2001 and after that I have completed my 12th class in 2003. After that I have done graduation in 2006 and post graduation in 2009 and Bachelor of Education degree in 2007. ओके। After that, sir, I have also worked with the Sarvodaya schools under Delhi government on contractual, that is guest as a guest teacher as a PGT Commerce from 2014 to 2021. So right now I'm not working. ओके, तो मीनू जी मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि हाउ डू यू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस। Sir, to assess the learning in progress, we can use formative assessment, summative assessments. So, in formative assessment, we can include like class quiz and class discussion, which may include the real time feedback. तो कि बच्चे जो है व्हाट इज उसी टाइम फॉर्मेटिव फीडबैक। व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। Formative assessment is a very small, which includes class tests, small quizzes, and class discussions. अगर आप मैं पूछूं कि इसको इसका डेफिनेशन या मीनिंग टाइप आप कुछ बता पाए तो। आप दे रहे मुझे एग्जांपल दे रहे हो आप तो। फॉर्मेटिव हाँ होता जी। क्या है, फॉर्मेटिव और फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट असेसमेंट में क्या में डिफरेंस है। सर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो हमने जैसे क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाया, एक या दो चैप्टर, हम उसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट ले सकते हैं। ओके। समेटिव असेसमेंट में जो है पूरा उसके लिए किया जाता है कि पूरा जैसे टर्म वन होती है, दैट में बी कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक्टिव लर्निंग क्या होता है। एक्टिव लर्निंग। Active learning, sir, students most participation in the learning process. If they actively participate during the learning process, then more retention of knowledge can be possible. ओके। So एज the ए student पीजीटी must टीचर आप अपनी क्लास में एक्टिव लर्निंग कैसे इंगेज कर पाओगे बच्चों को एक्टिव लर्निंग के साथ। सर स्टूडेंट्स के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, लाइक प्रोजेक्ट्स जो है उनको दे सकते हैं, वो इकट्ठे बैठ के जब काम करेंगे तो जो उनका लर्निंग का आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। ओके। ट्रेड से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ओके। दैट तो मे बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ट्रेड को क्या क्या बोल सकते हो आप। इंटरनेशनल ट्रेड वेरी गुड। और एंड फॉरेन ट्रेड। हाँ जी, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में क्या आता है I mean, When trade is between is among the boundaries, within the boundaries of a country. फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में ही अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसको कहेंगे इंटरनल ट्रेड। लेकिन अगर हम बाहर कंट्रीज से, किसी अमेरिका से, यूएसए, रशिया से अगर ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। तो मीनू होलसेल ट्रेड या रिटेल ट्रेड ये इंटरनेशनल का पार्ट है या इंटरनल ट्रेड का पार्ट है। इंटरनल ट्रेड का पार्ट है सर। इंटरनल ट्रेड का पार्ट है। कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज कॉमर्स। सर कॉमर्स इज comprises ऑफ बिजनेस एंड एज वेल एज इंडस्ट्री। बिजनेस में इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। बिजनेस का कॉमर्स एरिया इंक्लूड्स वाइड, मीनू बिजनेस का एरिया वाइड होता है या कॉमर्स का। कॉमर्स का वाइडर है। कॉमर्स का, ओके। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से आप क्या समझते हैं। Going concern states that कि the business will continue for a foreseeable long period of time. There is no intention to close down the business. जो business है वो कोई लगातार चलता कोई रहेगा। एग्जांपल दे सकते हो आप गोइंग हाँ कंसर्न जी, का। एग्जाम्पल ये है कि सर जैसे हम मशीनरी परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करके उस पे जो हमने उससे जो आउटपुट कमाया वो भी लिया जाता है, और जो डेप्रिसिएशन है हर साल वो भी चार्ज किया जाता है। तो हर साल चार्ज किया जाता है, ऐसा नहीं कि उसकी पूरी कॉस्ट को हम एक ही बार में राइट डाउन कर देंगे। रिवेन्यू हर साल रिकॉग्निशन थोड़ा का, थोड़ा। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट से आप क्या समझते हैं। रेवेन्यू रिकग्निशन ये है सर कि हमें रेवेन्यू को जब रिकग्नाइज करना है जब सेल हो जाती है। दैट डजंट मैटर कि हमें कैश रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, कैश सेल में भी कोई कैश और मे बी एक्सेप्शन बता क्रेडिट। सकते हो आप इस कंसेप्ट का, एक्सेप्शन। हाँ जी सर, एक्सेप्शन ये होता है सर हायर परचेज के टाइम पे जब बंदा इंस्टॉलमेंट दे देता है, तभी उसको चीज को रियलाइज किया जाता है कि इससे ये पैसा आ गया, और तभी रेवेन्यू को रियलाइज किया जाता है। मतलब आप कहना इनवॉइस चाहते हो किया। कि जैसे इंस्टॉलमेंट मिली तो हम उसकी एंट्री कर देते हैं इंस्टॉलमेंट की, है ना, हाँ जी, कंप्लीट अमाउंट के क्योंकि बजाय। इससे पहले
हायर परचेज इसकी एक्सेप्शन है। अकाउंटिंग और सर एक इक्वेशन प्रोजेक्ट भी है। ओके ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताना। अकाउंटिंग इक्वेशन में सर एसेट्स जो है वो इक्वल होती है लायबिलिटी और कैपिटल के, तो इसका फॉर्मूला बन सकता है इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको पता है कि लाइबिलिटी साइड दो चीज़ें लिखते हैं हम, एक लिखते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एग्जांपल दे सकते हो इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी की? और इंटरनल लायबिलिटी होती है कि जैसे बिजनेस ने कोई गुड सेल की है और उसके क्रेडिटर्स हैं, मतलब सेल नहीं सॉरी परचेज की है और क्रेडिटर्स बन रहे हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी इंटरनल हो जाएगी। एक्सटर्नल है कि अगर कंपनी ने कहीं से बाहर से लोन लिया हुआ है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी बन जाए। ओके। इंटरनल में अगर पार्टनर से लोन लिया हुआ है वो भी इंटरनल में आ जाएगा। अच्छा जी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से आप क्या समझते हैं? Business entity concept states that कि business and business owner both are the different things. The जो businessman है उसे business का creditor समझा जाता है। जैसे businessman ने capital invest की तो वो capital as a creditor माना जाता है कि जो businessman है वो business का creditor है और उसे capital की तरह treat किया जाता है। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म अप्रोच? कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या होती है? कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है सर कि वी शुड एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस या फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो हमें जो है अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करना बट फ्यूचर लॉसेस को कंसिडर करना। गिव मी सम एग्जांपल फॉर कंजर्वेटिज्म। एग्जाम्पल सर लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है उसमें जो मार्केट प्राइस और जो भी रियलाइजेबल जो प्राइस है दोनों में से जो कम होता है उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताइए आप। अकाउंटिंग साइकिल सर जैसे कि हम ये बनाते हैं सर प्रोडक्शन साइकिल या अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में जैसे हमने सबसे पहले उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, जर्नल बनाई, फिर जर्नल के बाद लेजर बनाया, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया। ओके, एक एंड हो जाता है क्या प्रॉफिट एंड लॉस के बाद? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनती है, उसमें नोट्स टू अकाउंट बनते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बताइएगा कि माइनर का क्या रोल है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में और पार्टनरशिप में? मतलब क्या सेम ही रोल है या कुछ अलग? क्या कुछ माइनर को कैसे ट्रीट करते हैं? स्टेटस क्या है, स्टेटस ऑफ माइनर? माइनर सर वो पर्सन होता है जिसकी एज 18 ईयर्स से कम होती है और माइनर जो है जॉइंट हिंदू फैमिली में जैसे ही वो बर्थ लेता है बाय विर्चू ऑफ हिज बर्थ वो उसका मेंबर बन जाता है और उसमें उसका जो रोल रहता है उसकी लायबिलिटी वेरी लिमिटेड रहती है। सिर्फ कर्ता कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है और माइनर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है। और इन केस ऑफ पार्टनरशिप पहले तो पार्टनरशिप में इंक्लूड कर नहीं सकते माइनर को, बट अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं, कंसेंट है उनका, तो हम उसको ऐड अपने पार्टनरशिप में ला सकते हैं। लेकिन वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और किसी लॉस में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ही विल पार्टिसिपेट ओनली इन द प्रॉफिट्स। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने मेंबर या पार्टनर चाहिए? 50 सर। मिनिमम, मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। मिनिमम टू, मिनिमम टू, मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम 50। 15। 15 किसके अकॉर्डिंग सर 15? 50, क्या? 50, 50। नहीं, मैं समझ गया 5050। ये बात पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कही गई क्या 50? सर ये थोड़ा सा रहता है, जो 2014 वाला है उसमें ये बात कही गई है। पहले तो जो ये बात 2013 वाले में क्या है फिर मीनू? 13 वाले में सर वही 200 है उसमें। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे कि प्राइवेट कंपनी को ऐसी क्या फैसिलिटी दी गई है जो पब्लिक कंपनी को नहीं मिलती? फैसिलिटी की बात करें तो सर जैसे सबसे पहला है कि आपको याद हो तो ये क्वेश्चन अपना सब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। यस यस सर, यस सर, हाँ, क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं बिल्कुल बिल्कुल ओवर पब्लिक। यस सर, यस। तो मैंने यही सब पॉइंट्स लिखे थे सर। अच्छा रहा था मेरा ये क्वेश्चन। तो उसमें ये था कि जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी है वो जस्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकती है
बट जो पब्लिक कंपनी है उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट और इनकॉर्पोरेशन दोनों ऑब्टेन करना पड़ता है, क्या तभी फर्क वो है मैम स्टार्ट कर दोनों पाए। में, दोनों सर्टिफिकेट में क्या फर्क है बता सकते हो आप? सर्टिफिकेट ऑफ सर दोनों, इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, क्या फर्क है? सर इनकॉर्पोरेशन में ये होता है कि आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर हो गई है जस्ट, वेरी गुड। कमेंसमेंट में और फर्दर कुछ और फॉर्मेलिटीज हो जाती है जस्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक कंपनी। पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी है या नहीं है? नहीं सर, ये मतलब कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन ना करें तो क्या नुकसान होगा पार्टनर्स को, मतलब हाँ क्या जी सर, अगर बियर रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा करते उनको? हैं हम, हाँ जी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं सर, तो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट स्यू एनी केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। सपोज किसी थर्ड पार्टी ने पार्टनरशिप को चीट किया है, कुछ ऐसा गलत किया है, तो वो पार्टनरशिप फर्म जो है कोर्ट में अपना केस लेके नहीं जा सकती है। अगर दूसरा, पार्टनरशिप अगर फर्म ने अगर चीट किया है तो थर्ड पार्टी जा सकती है केस में? आपने बोला हाँ जी कि जा सकती है पार्टनर्स सर। नहीं जा सकते, लेकिन क्या थर्ड पार्टी भी नहीं जा सकती क्या? यस जा सकते सर, थर्ड पार्टी जा सकती है क्योंकि वो तो रजिस्टर है ना। ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में ये बोला जाता है कि इक्वल राइट, मतलब हर मेंबर को इक्वल वो एक ही वोट होता है ना, चाहे उसने कितने परसेंटेज शेयर उसने बाय किए हो, तो एक ही वोट मिलता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेमोक्रेसी को या फिर सेकुलरिज्म को? दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है सर, डेमोक्रेसी भी है सेक्युलरिज्म भी है। क्या क्योंकि होता है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी और में, सेकुलरिज्म? हाँ जी डेमोक्रेसी सर इसलिए है ये क्योंकि हर पर्सन को इक्वल वोट देने का राइट है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर सब लोग वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं। तो सेम ऐसा ही इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है कि एक जो मेन हेड है उसे सेलेक्ट किया जाता है। पार्टनर सेक्युलरिज्म बाय इसलिए एस्टोपल क्या है, होता है मीनू? पार्टनर बाय एस्टोपल? पार्टनर बाय एस्टोपल में होता है सर कि जो पार्टनर है बाय वर्च्यू ऑफ हिज नेम, मतलब बिहेवियर इस तरह से करता है कि वो बिजनेस का पार्टनर है, बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होता। लेकिन अगर उसके नेम के साथ कोई किसी पर्सन ने कोई उधार पैसा लिया है तो वो उसके लिए लाइबल होता है। एग्जाम्पल बता वो सकते हैं? कोई कैपिटल में एग्जाम्पल कंट्रीब्यूट देके, नहीं करता। एग्जाम्पल देके, चाहे आप एबीसी का कोई भी कैंडिडेट का नाम एबीसी रख लो, कोई एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छे से कन्वे हाँ कर जी पाओ तो। सर, एबीसी एबीसी तीन पार्टनर थे, ओके। जिसमें से डी जो था दैट विल एक्ट एज अ पार्टनर बाय एस्टोपल। ओके। और उन्होंने किसी दूसरी पार्टी के साथ एक्स वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने उन्होंने डी के गुड फेथ पे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि डी जो है वो एबीसीडी के साथ एबीसी के साथ जुड़ा हुआ है और डी इस पार्टी के साथ है, तो मैंने फेथ करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा लेकिन अगर, मुझे ये बताइए कि जो आपने बोला कि डी जो है पार्टनर बाय एस्टोपल है, ये बात से आप एग्री हो? मैं भी। तो मुझे ये बताइए कि जो जिस मान लीजिए एक्स वाई जेड आपने कैंडिडेट का अदर फर्म का नाम लिया, तो क्या डी सिर्फ एक्स वाई जेड के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा या फिर जितने भी आउटसाइडर डेब्ट है सबके लिए रहेगा? सर जितना भी हमने लिया हुआ है, नहीं, आप, मैं जो कहना चाहता हूँ आप सुनिएगा। जैसे हाँ एबीसी जी नहीं फर्म सर, है। वो उसी के लिए रहेगा क्योंकि उसने ही, सामने वाले ने डी को देखकर ही लोन दिया है, क्योंकि डी एक्स वाई पार्टी के लिए ही वो पार्टनर है। ओके। दूसरी पार्टी के लिए माइट भी वो डी पार्टनर नहीं है उनके लिए। ओके जी, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है जी रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? सर टू रीवैल्यू द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड अच्छा, मुझे ये रीअसेसमेंट ऑफ बताइए कि जब लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट और लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो कंप्लीट वैल्यू दिखाई जाती है, लाइक 10 लाख की पहले कोई एसेट थी अब 8 लाख की होगी, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में 8 लाख लिखोगे या 2 लाख लिखोगे? 2 लाख लिखेंगे सर डेबिट साइड में, 2 क्योंकि लाख। वैल्यू कम हो गई है। हाँ जी। तो जो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, सुनिए ध्यान से, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वॉलेंट्री होता है या कंपलसरी होता है? वॉलेंटरी हो सकता है सर। हो सकता है वॉलेंट्री। और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स का जो पार्टनरशिप फर्म, असाइनमेंट, हाँ जी, सुनिए क्वेश्चन सुनिए इट मे पहले। बी कंपलसरी। हाँ जी, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वॉलेंट्री होगा, कंपलसरी होगा, या दोनों हो सकता है? सर मैं, दोनों को भी हो सकता है, वैसे मेनली तो वॉलेंटरी है कि उनका देखिए कोई मेरे दो असाइनमेंट क्वेश्चन था, कोई आपसे, प्रोजेक्ट था। देखिए दो क्वेश्चन आप तो शायद समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो मैं बोल रहा हूँ कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसके बारे में बताना है कि आपको ये वॉलेंट्री होता है या कंपलसरी होता है। सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये वॉलेंट्री होता है, कंपलसरी होता है, क्या कुछ सिस्टम होता है? इन दोनों के बारे में अलग अलग अगर आप बाइफिकेट कर पाओ तो बताइएगा।
सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो जो है वो कंपलसरी भी हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है, जो ओके। फर्म वाला है। ओके। क्योंकि अगर फर्म का जो बिजनेस है वो इलीगल हो गया है डिक्लेयर, तो जो कोर्ट है उस पे ऑर्डर दे देती है कि आपको कंपलसरी वाइंड अप करना ही करना है। ओके, पार्टनरशिप के बारे में और बता दो आप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? कंपलसरी होता है, डिसोल्यूशन ऑफ वॉलंटरी होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है? ये सर वॉलेंट्री हो सकता है। वॉलंटरी हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है जी अनरिकॉर्डेड एसेट से आप क्या समझते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर एक बताइएगा ऐसी एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट की। मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग, ठीक है? पार्टनरशिप फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन के टाइम? ओके, रियलाइजेशन के टाइम सर अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसे हमें सोल्ड आउट करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर और अगर इसे लोन। कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है सर। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। अगर सर पार्टनर कोई टेक ओवर कर लेता है तो पार्टनर का नाम डेबिट टू में रियलाइजेशन। ओके। अब रियलाइजेशन जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं? क्या उनका कोई सीक्वेंस है या फिर कभी कोई भी अकाउंट बनाया जा सकता है? सर जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें क्लोज करने होते हैं, क्योंकि सभी एसेट्स को लायबिलिटीज को सोल्ड आउट करना होता है, मतलब पे ऑफ एसेट्स को सोल्ड आउट और लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल बनाया जाता है और फिर लास्ट में बैंक अकाउंट बनाया जाता है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट कहाँ आता है फिर? हाँ जी, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाया जाता है कि जो भी हमने लोन जो है, तो मीनू क्या इनका कोई जो सीक्वेंस भी है या नहीं है? क्लियर है चलिए, कि पहला रियलाइजेशन बनेगा देन पार्टनर्स कैपिटल। कोई बात नहीं, चलिए। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो एसेट साइड दिखाएंगे या लाइबिलिटी साइड? सुनिएगा, फर्म टू पार्टनर। ने एसेट में सर। ओके। नेक्स्ट आता है जी अपना स्केलर चेन के रिगार्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बताइएगा। Principle of scalar chain is given by Henry Fayol, and it is a formal way of communication in which there is a sequence that is from top to bottom. Communication takes place, so, but it's a very lengthy process. There is two ladder. Suppose A is at the top and BC at the down, and DE at the bottom. So if they want to communicate to A, then B to C, then C to A. It is very lengthy process. So to overcome this problem, concept is there, that is gangplank, which saves the time. In case of emergency, we want to communicate very quick manner. So gangplank can be used so that B can easily communicate to the D horizontally. बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट? So business is affected by so much factors like internal factors as well as external factors. So business environment, internal factors may include like managers and company policies, and external factors is like technical factor, legal factor, technological, political, economic. Why it is important for business enterprise to understand their environment? So to grab up the opportunities, that is SWOT analysis is there. So company strength and Tell me weakness about is SWOT internal analysis. factor. And sir, SWOT analysis is S stands for strength, W stands for weakness. These are all internal factors of the company. And O stands for opportunity and T stands for threats. These are external factors. Suppose there is an opportunity in the market, like whenever some online business has been started, then Zomato, Swiggy, so many online business has been started. So other companies has also grasped up this opportunity and start doing in the business in online business. Okay. First Chief Minister of Haryana. Shri Bhagwat Dayal Sharma. Current Chief Minister of Haryana. Shri Naib Singh Saini. Shri Naib Singh Saini. Okay.
देखिएगा जी, मीनू जी अपना इंटरव्यू हो गया एंड। अब हाँ जहाँ जी जहाँ सर। पर आपको थोड़ा सा रिकॉल करने की ज़रूरत है, पहला हाँ तो जी। ये कि फॉर्मेटिव और समेटिव, आपने एग्जाम्पल तो दे दी अच्छे से, लेकिन मैंने पूछा कि फॉर्मेटिव ही क्या होता है। मैंने शायद आपको बताया भी था कि या मीनिंग या डेफिनेशन लाइक इसको इंट्रोड्यूस कीजिएगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसी ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है ना, ड्यूरिंग द क्लास हाँ जी। जब उनका असेसमेंट करते उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं, और समेटिव जो एंड में है। जो आपने बोला तो था कुछ ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा और इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। ओके सर। नेक्स्ट था जी अपना, बाकी आपका मोस्टली ठीक ही गया इंटरव्यू। एक कॉमर्स के रिगार्डिंग आप बिल्कुल भी नहीं बता पाए थे कि कॉमर्स, कॉमर्स और बिजनेस, बिजनेस एक वाइडर स्कोप होता है, ठीक है। बिजनेस के टू पार्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और कॉमर्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। फिर कॉमर्स में टू पार्ट्स आते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो यानी कि बिजनेस वाइडर एरिया है, कॉमर्स और इंडस्ट्री उसका पार्ट है, और ट्रेड तो कॉमर्स का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कॉमर्स के रिगार्डिंग। ये अपने है ना बीएड में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो जो आपका इंटरव्यू है मैं थोड़ा सा उसमें, कंफ्यूज हो गई थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, अदरवाइज मैंने ये सारा मतलब बिजनेस, वो जो आप ये जो चार्ट कह रहे हो ना, इंडस्ट्री एंड हाँ हाँ कॉमर्स और हाँ हाँ ऑक्सिलरीज टू हाँ। ट्रेड, वो सारा चार्ट मैं अपने सब्जेक्टिव पेपर में बना के आई थी अभी, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। बस इसीलिए तो ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि थोड़ा सा जो हाँ जी एजिटेशन है या सर। कुछ है उसकी, उसी के यही तो, इसीलिए तो हेल्पफुल है अपना। और मोस्टली ठीक था आपका इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आप, जब मैंने पूछा कि लाइबिलिटी साइड टू टाइप की लाइबिलिटी बनती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आपको, आपने एग्जाम्पल लाइक ऐसे बोल दिया कि सर ये एंट्री अगर हम बाहर वाले से बाहर वाले को करते हैं तो लाइक पैसे लेते हैं, तो वो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल जो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर ही है। मैंने मोटा मोटी यही पूछा था कि जैसे आप बोल सकते हो कि सर जो ओनर इक्विटी होती है उसको इंटरनल बोलते हैं, ओनर के अलावा जो होती है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओनर जैसे ये, बाकी तो आपका ठीक ही था। इसके अलावा एक आप जो मैंने बोला अकाउंटिंग साइकिल, शायद आपने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा है तो उसी को अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। तो है चेंज ही, बस मैंने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया तो शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आप इसमें जैसे आपने पीएनएल तक बताया कि सर पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट आप बोलना भूल गए थे, और बैलेंस शीट के बाद आप डायरेक्ट पीएनएल के बाद डायरेक्ट आप कैश फ्लो पे आ गए थे। और कैश फ्लो के बाद हमने क्या करना होता है कि उसको कम्युनिकेट करना होता है यूज़र को, ठीक है। यानी कि अकाउंट, आप बोल सकते हो कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से लेकर और उसको लास्ट, क्योंकि देखो हम बनाते क्यों हैं, यूज़र तक है ना, कम्युनिकेट करने के लिए बनाते हैं, तो वहाँ तक आप इस प्रोसेस को लेके चलिएगा। ठीक है इसके अलावा माइनर का आपने ठीक बताया, बाकी मोस्टली ठीक ही था। कुछ पॉइंट ऐसे थे जो मैंने आपको बताए, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह। सर। एक और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपने बोला सर मे बी वॉलेंट्री, हाँ वॉलेंट्री ही है ये। देखो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो वॉलेंट्री है, कंपलसरी नहीं है। आपने बोला तो था लेकिन थोड़ा सा आपने मतलब श्योर नहीं थे आप, बात यही थे ना। तो डाउटफुल जब था। श्योर ना हो ना मीनू, तो सामने वाले को बोल दिया करो सर कि मे बी वॉलेंट्री आएगा सर, मैं इस पे श्योर नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ऐसे बोल दो कि सर मैं श्योर नहीं हूँ तो वो नंबर काट लेगा, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस आपका झलकना चाहिए, ऐसा फर्म के नहीं लिए है। तो मैं श्योर थी सर। हाँ, फर्म में वाले में तो आपने सही बताया, फर्म के लिए तो श्योर थी। हाँ फर्म के लिए तो आप वॉलेंट्री और श्योर थे। कंपलसरी दोनों हाँ, होती पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जब आपको कोई क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में आप मान ले कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो आप बोलोगे सर मे बी ये होगा लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो तो उसको पता तो चल ही जाता है, एक क्वेश्चन वो दोबारा पूछेगा ना आपसे, तो समझ जाएगा कि भाई कहाँ कहीं ना कहीं इसको कन्फ्यूजन है। तो जब ऐसा हो तो अपना क्लियर कट रखिएगा स्टैंड कि सर ये हो, मे बी ये हो सकता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, तो ऐसे बोलने में कुछ नहीं जाता। इसके अलावा जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम जो अकाउंट बनते हैं उसकी सीक्वेंस आप नहीं बता पाए, मतलब लाइक पार्टनर लोन अकाउंट आप बिल्कुल ही स्किप कर दिया था। मैंने फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछा, फिर उसका आप ऑर्डर नहीं बता पाए। तो पहले रियलाइजेशन बनेगा, फिर पार्टनर लोन बनेगा, फिर कैपिटल बनेगा, फिर कैसेट बैंक बनता है, ठीक है। एक बार रिकॉल जरूर कर लेना। एक नंबर पे पार्टनर्स लोन मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल। वो सर अभी 2-3 साल से अभी प्रैक्टिस पढ़ा नहीं रही ना, तो ये सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो गया है।
हाँ हाँ। और बस आपका इसी पे बहुत काम करने की जरूरत है हाँ, सर। और आपका बहुत अच्छा था। और जैसे जैसे हम इंटरव्यू में आगे बढ़ते चले जाएंगे, लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग भी, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी उनका कंपैरिजन, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस पर काम हम करेंगे। ठीक है। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कुछ नोट्स वगैरह देना सब सर कुछ इसके लिए। मिलेगा आपको, चिंता ना करो, जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हो ऐसे सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसीलिए तो हमने ये बैच स्टार्ट किया है। और कोई अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। देखो मैंने आपसे इंटरव्यू ले लिया है, क्या क्या कमियां थी वो बता दिया। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप वो भी बता सकते हो। सर जैसे इनिशियली जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये डिक्लेयर हुई है चीजें कि आपको अपना जहां से आपने कंप्लीट की है जो भी अपनी क्वालिफिकेशन वो डिस्क्लोज नहीं करनी, तो हम सिर्फ ईयर बोल के सफिशिएंट है कर सकते हैं या कुछ और ऐड ऑन करें। बिल्कुल, देखो मैक्सिमम तो आपका नेम या प्लेस पूछता ही नहीं है, पहली बात तो यही है। हाँ जी, वो ठीक है। बताना ही नहीं है, हमें डिस्क्लोज ही हाँ, नहीं करना अगर है। उसने बोला कि क्वालिफिकेशन बताइएगा, तो क्वालिफिकेशन में अगर आप प्लेस का नाम ले देते तो भी चल जाता, नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बस यही है कि मेनली वो कॉमर्स के रिगार्डिंग देखो क्या क्या पूछेगा कंटेंट में। कॉमर्स पूछ सकता है, या फिर आप बीएड किए तो बीएड से रिलेटेड, जैसे मैंने कॉमर्स वाले पॉइंट डाले हैं बीएड वाले, तो हमने बीएड को भी टच किया है। कॉमर्स के लिए क्लास मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो क्लास मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पूछा था, एक्टिव लर्निंग क्या होती है, कैसे उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो हर एस्पेक्ट को हम इसमें लेके चलेंगे। ठीक है। तो